हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी तक अपनी चर्चा को पूरा कर चुके हैं और इस क्लास में हम पार्लियामेंट यानी कि संसद के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, पिछली कई क्लासेस में मैंने आपको इस बात को बताया है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यानी कि भारत एक संघीय देश है। ओके, तो भारत कैसा देश है? भारत एक संघीय या फिर संघात्मक देश है। अब फ्रेंड्स, फेडरल कंट्री या संघीय देश होने से क्या मतलब है? तो फेडरल कंट्री या संघीय देश होने से मतलब है कि भारत में सरकार दो स्तर पर होती है। ओके, तो जो सेंटर में सरकार होती है यानी कि केंद्र में सरकार होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हम उसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, केरला। ओके, तो जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के पास अपनी खुद की एक राज्य सरकार होती है। हर राज्य के पास क्या होती है? हर राज्य के पास उसकी खुद की एक राज्य सरकार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत एक संघीय देश है, इस बात का यह मतलब है कि सरकार के दो स्तर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए होगी और हर राज्य के पास अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब फ्रेंड्स, संघीय देश होने का मतलब है कि ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से छोटी है और ना ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार से छोटी हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्ति जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास समान शक्ति है। केंद्र सरकार का ना ही तो केंद्र सरकार का महत्व राज्य सरकारों से कम है और ना ही राज्य सरकारों का महत्व केंद्र सरकार से कम है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का समान महत्व है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास समान शक्ति है। ओके, ना ही तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से छोटी है और ना ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार से छोटी हैं, दोनों ही सरकारें बराबर हैं। अब फ्रेंड्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी शक्ति किससे लेते हैं? संविधान से लेते हैं। यानी कि भारत के संविधान ने ही केंद्र सरकार को शक्ति दी है और भारत के संविधान ने ही राज्य सरकारों को शक्ति दी है। ओके, और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास समान शक्ति है। तो इस प्रकार के देश को हम कहते हैं फेडरल कंट्री या फिर संघीय देश। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बराबर हैं और चूंकि दोनों सरकारें बराबर हैं इसलिए दोनों की जो डिजाइन यानी कि दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर दोनों की जो संरचना है वो भी लगभग एक समान है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जैसे कि यदि हम एक उदाहरण लें, तो जैसे कि केंद्र सरकार, यदि हम एक उदाहरण लें फ्रेंड्स, तो केंद्र सरकार के भी 3 अंग होते हैं और राज्य सरकारों के भी 3 अंग होते हैं। ओके, और वे 3 अंग यानी कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हैं? तो वे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के पास भी उसकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से राज्य सरकारों के पास भी उनकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। अब फ्रेंड्स, विधायिका या लेजिस्लेचर का क्या कार्य होता है? विधायिका या लेजिस्लेचर का कार्य होता है विधि निर्माण करना, विधि बनाना। विधि बनाने का क्या मतलब है? कि कानून बनाना। ओके, तो विधायिका का क्या कार्य है? विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। उसके बाद फ्रेंड्स, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू कराना, यानी कि लॉस को इंप्लीमेंट कराना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? लॉस को इंप्लीमेंट कराना। ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, यानी कि प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखना। उसके बाद फ्रेंड्स, जुडिशरी का क्या कार्य होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि जस्टिस को मेंटेन करना। तो न्याय व्यवस्था को बनाए रखने से मतलब है कि इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून को भंग ना करे। यदि कोई कानून को भंग करता है, कोई कानून को तोड़ता है, तो उसको सजा देना। ओके,
जिससे क्या होगा कि जो सभी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति क्या करेंगे, कानून का पालन करेंगे। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास उनकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। तो अब फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार की विधायिका होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर होती है, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट या फिर संसद। ओके, तो जो केंद्र सरकार की विधायिका है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट या फिर संसद। ओके, तो संसद का क्या कार्य है, संसद का कार्य होता है लॉ बनाना, यानी कि कानून बनाना। अब चूंकि केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए होती है, इसलिए पार्लियामेंट या संसद का क्या कार्य होता है, संसद का कार्य होता है कि पूरे देश के लिए कानून बनाना, पूरे देश के लिए लॉ बनाना। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट या संसद का क्या मतलब होता है। तो संसद क्या है, संसद केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका है, यानी कि लेजिस्लेचर है। और चूंकि वो केंद्र सरकार की विधायिका है, इसलिए उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है पूरे देश के लिए कानून बनाना। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, केंद्र सरकार को संघ सरकार भी कहा जाता है। तो संघ सरकार को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, संघ सरकार को हम इंग्लिश में कहेंगे यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को हम संघ सरकार या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि संसद का गठन यानी कि पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि पार्लियामेंट की डिजाइन, संसद की डिजाइन कैसे होती है, क्या होती है। सो फ्रेंड्स, हमारे संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि हमारे संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स, तो वो 3 पार्ट्स हैं लोकसभा, ओके, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, तो लोकसभा के बाद राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारे संसद के कितने अंग होते हैं, हमारे संसद के कितने पार्ट्स होते हैं, हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। ओके, सो कौन कौन से हैं संसद के हिस्से, कौन कौन से हैं संसद के अंग, सो संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि लोकसभा जो है वो एक सदन है। ओके, यानी कि लोकसभा क्या है, लोकसभा एक हाउस है। बिल्कुल उसी प्रकार से फ्रेंड, राज्यसभा जो है, राज्यसभा भी एक सदन है, यानी कि राज्यसभा भी एक हाउस है। लेकिन यदि हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति कोई सदन नहीं है, भारत का राष्ट्रपति कोई हाउस नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इन द कंट्री। भारत का राष्ट्रपति भारत का मुखिया है। ओके, तो यदि हम सीधी भाषा में कहें तो राष्ट्रपति कोई सदन नहीं है, राष्ट्रपति एक अधिकारी है। तो राष्ट्रपति को हम सदन में नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति एक अधिकारी है। तो यदि इस चीज का हम सार निकालें, इस चीज को हम समराइज करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे संसद के कितने सदन हैं, तो हमारे संसद के कितने हाउसेस हैं, तो फ्रेंड्स हमारे संसद के 2 सदन हैं, यानी कि हमारे संसद के 2 हाउसेस हैं। कौन कौन से हैं वो 2 हाउसेस, तो वो 2 हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा। ओके, सो कौन से हैं वो 2 हाउसेस, वो 2 हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे संसद के 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। लेकिन संसद के केवल 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद के 3 अंग हैं, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, तो यदि हमें अपने संसद के बारे में अध्ययन करना है, तो यदि हम संसद के इन तीनों अंगों का अध्ययन कर लें तो हमारा संसद का अध्ययन भी पूरा हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन तीनों पार्ट्स में से हम राष्ट्रपति के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और जिस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर बनाकर यूट्यूब पर ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो यदि आपने राष्ट्रपति के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट खोलें और उस पर आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट खोलें और उसमें आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी लेक्चर्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे। तो राष्ट्रपति का टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब कौन कौन से टॉपिक बचे हैं हमारे पास? अब हमारे पास बचा है लोकसभा और राज्यसभा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राज्यसभा के साथ शुरुआत करेंगे, राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे और जब हमारा राज्यसभा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे और राज्यसभा और लोकसभा के साथ हमारे संसद का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो आइए सबसे पहले हम राज्यसभा के साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं आपको संसद यानी कि पार्लियामेंट से संबंधित कोई भी चीज समझाता हूं तो मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूं और इस डायग्राम की खास बात यह है कि हमेशा ये जो ऊपर वाला सर्कल होता है इसे मैं राज्यसभा बनाता हूं और ये जो नीला वाला सर्कल है यानी कि नीचे वाला सर्कल है इसे मैं लोकसभा बनाता हूं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं कि राज्यसभा का जो सर्कल है वो छोटा है और लोकसभा का सर्कल है जो बड़ा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 245, लेकिन लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 543। यानी कि राज्यसभा में लोकसभा से बहुत कम सदस्य होते हैं, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में बहुत कम सदस्य होते हैं। इसलिए मैं हमेशा राज्यसभा का सर्कल छोटा बनाता हूं और लोकसभा का सर्कल बड़ा बनाता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि राज्यसभा का सर्कल मैं हमेशा लोकसभा के ऊपर बनाता हूं। तो इस बात का क्या कारण है फ्रेंड्स? इस बात का यह कारण है कि राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस। ओके, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब होता है उच्च सदन। तो चूंकि राज्यसभा अपर हाउस या उच्च सदन होता है इसलिए राज्यसभा का सर्कल मैं हमेशा ऊपर बनाता हूं। लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब होता है निचला सदन। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा है लोअर हाउस या फिर निचला सदन। और चूंकि लोकसभा लोअर हाउस है, निचला सदन है, इसलिए मैं लोकसभा का सर्कल हमेशा नीचे बनाता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लेक्चर की शुरुआत में कि भारत क्या है? भारत एक फेडरल देश है यानी कि एक संघीय देश है। ओके, और भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। तो भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं। अब फ्रेंड्स, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इन राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। ओके, सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि देखिए, सबसे पहले संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है? तो मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो केंद्र सरकार का विधानमंडल है, वो केंद्र सरकार की विधायिका है। तो जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है यानी कि उच्च सदन है, जो राज्यसभा है वो क्या है? देश के केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, जो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है यानी कि राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। और इस बात का क्या मतलब है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सदन है? इस बात का यह मतलब है कि केंद्रीय विधानमंडल में यानी कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो केंद्रीय विधानमंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। तो इस बात को यदि आपको सिंपल भाषा में समझना है तो आप ऐसे समझें कि संसद में राज्यों के हित को बचाने का कार्य कौन करता है? संसद में राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद में अलग अलग राज्यों की बात को कौन रखता है? तो ये सब काम होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा का कार्य है कि वो अलग अलग राज्यों का देश के विधानमंडल में यानी कि संसद में प्रतिनिधित्व करे। राज्यसभा का कार्य है कि वो राज्यों के हितों का ध्यान रखे। ओके, तो आपको इस बात को समझना है कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि है। और राज्यों के प्रतिनिधि होने से क्या मतलब है? राज्यसभा राज्यों के हित का संरक्षण करता है, राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करता है। अब फ्रेंड्स, इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि जो
लोअर हाउस है, यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा क्या है, लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। ओके, तो लोकसभा क्या है, लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, यानी कि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे राज्यों का प्रतिनिधि सदन कौन है, राज्यसभा है, बिल्कुल उसी प्रकार देश की जनता का प्रतिनिधि सदन कौन है, देश की जनता का प्रतिनिधि सदन है लोकसभा। अब फ्रेंड्स यहां पर आपको दो बातें समझनी है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत एक फेडरल देश है, यानी कि एक संघीय देश है। उसके अलावा भारत एक डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि भारत क्या है, एक लोकतंत्र भी है। तो फ्रेंड्स फेडरल या संघीय देश में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि संघीय देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का समान महत्व होता है, यानी कि किसी भी संघीय देश में राज्यों के हितों का संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। किसी भी संघीय देश में राज्यों का हितों का संरक्षण करना, राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का संतुलन बना रहे। ओके, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का संतुलन बना रहे, इसलिए किसी भी संघीय देश में ये बहुत आवश्यक होता है कि राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो चूंकि भारत एक संघीय देश है, भारत एक फेडरल कंट्री है, इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास राज्यसभा है। और राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स दूसरी तरफ आपको इस बात को भी समझना है कि भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल यानी कि लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोगों का शासन। और लोगों का शासन कब होगा, लोगों का शासन जब होगा जब या तो डायरेक्टली लोग कानून बनाए या फिर लोगों के प्रतिनिधि कानून बनाए। ओके, तो या तो ये स्थिति हो कि स्वयं लोग एक साथ बैठकर कानून बनाए या फिर लोगों के प्रतिनिधि कानून बनाए। तो लोकसभा जो है, लोकसभा लोगों का प्रतिनिधि सदन है। ओके, लोकसभा जो है वो लोगों का प्रतिनिधि सदन है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, वो लोगों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, वो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, वो भारत की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे कि सर इस बात का क्या प्रमाण है, इस बात को हम किस प्रकार से और बेहतरीन ढंग से समझें कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि है और लोकसभा लोगों का प्रतिनिधि है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं उनको वोट कौन देता है। ओके, तो मेरा सवाल है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय जो कैंडिडेट्स, जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं उन्हें वोट कौन देता है। तो उन्हें वोट भारत की आम जनता देती है, उन्हें वोट भारत के लोग देते हैं। और चूंकि उन कैंडिडेट्स को, उन प्रत्याशियों को कौन चुनता है, भारत की जनता चुनती है, इसलिए वो जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो कैंडिडेट्स हैं वो किसके प्रतिनिधि हुए, वो कैंडिडेट्स भारत की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, तो लोकसभा में जितने भी लोग चुनकर जाते हैं वो भारत की जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उनको भारत की जनता चुनती है। लेकिन फ्रेंड्स इसके विपरीत यदि हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें, ओके, यदि हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन देता है। तो क्या आपने देखा है कि कभी कोई आम आदमी राज्यसभा के चुनाव में वोट देता हो? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के चुनाव में आम आदमी वोट नहीं देते। तो फिर राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन देता है? तो जो फ्रेंड्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के कैंडिडेट्स को, राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए वोट देते हैं। ओके, और राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं। इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उस राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, वो भारत की जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, वो उस राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इस पूरी कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है, यानी कि वो राज्यों का प्रतिनिधि है, लेकिन लोकसभा जो है वो लोगों का प्रतिनिधि है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। सो मैं आशा करता हूं कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स
आइए अब हम राज्यसभा के डिजाइन की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। ओके, तो यदि हम मान के चलें कि ब्लैक रेक्टेंगल जो है ये हमारा राज्यसभा है, तो हम मान के चल ओके, तो राज्यसभा में दो कैटेगरी के यानी कि दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पहली कैटेगरी होती है निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स, और दूसरी कैटेगरी होती है मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब फ्रेंड्स, निर्वाचित सदस्य या इलेक्टेड मेंबर्स का क्या मतलब होता है? निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब होता है कि जिन सदस्यों को चुना गया हो, जिन सदस्यों को चुनाव द्वारा चुना गया हो। ओके, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स को कौन चुनता है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। ओके, सो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स को कौन चुनता है? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ मेंबर्स जो हैं वो मनोनीत होते हैं यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं। तो इन मेंबर्स को मनोनीत कौन करता है, इन मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? सो इन मेंबर्स को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है यानी कि मनोनीत करता है। यानी कि इन सदस्यों को चुना नहीं जाता है, इन सदस्यों को सीधा भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। तो हम कहते हैं कि इन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने प्रश्न आता है कि मनोनीत सदस्यों को यानी कि नॉमिनेटेड सदस्यों को किस आधार पर मनोनीत किया जाता है? यानी कि क्या किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करके राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए या फिर उसके लिए कोई एक विशेष क्राइटेरिया है? सो इस बात का आंसर है कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस यानी कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ओके, इन चारों फील्ड्स में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन चारों फील्ड्स में ओके, मतलब इनमें से किसी भी फील्ड में यदि किसी व्यक्ति के पास कोई स्पेशल प्रतिभा है, किसी व्यक्ति ने कोई स्पेशल योगदान दिया है, तो उस व्यक्ति को मनोनीत कर कर राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है। ओके, तो आर्ट में या फिर साइंस में या फिर लिटरेचर में या फिर सोशल सर्विस में ओके, इनमें से किसी भी एक फील्ड में, इनमें से किसी भी एक फील्ड में यदि किसी व्यक्ति ने कोई विशेष योगदान दिया है या फिर कोई व्यक्ति उस फील्ड का कोई महाज्ञानी है, तो उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है मनोनीत करके। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें फ्रेंड्स, सो जो सचिन तेंदुलकर हैं ओके, वो कौन है आप जानते हैं? वो एक क्रिकेटर थे और उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ओके, तो और क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है। ओके, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है। और स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स भी एक टाइप का आर्ट है, यानी कि स्पोर्ट्स भी एक टाइप की कला है। तो चूंकि सचिन तेंदुलकर ने कला के क्षेत्र में ओके, कला के क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया देश को, इसलिए उनको क्या किया गया? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया। ओके, तो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किस आधार पर किया जाता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि राज्य विधानसभा के यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इन इलेक्टेड मेंबर्स को यानी कि निर्वाचित सदस्यों को चुनते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर राज्य विधानसभा का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत एक संघीय देश है, तो केंद्र सरकार और संघ सरकार ओके, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो डिजाइन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी लगभग सेम है। यानी कि जैसे कि केंद्र सरकार के पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनके पास भी फ्रेंड्स लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका होती है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि राज्य सरकार की लेजिस्लेचर होती है उसे हम कहते हैं विधानसभा। ओके, तो जैसे कि हमारे पास केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है। ओके, तो मतलब जैसा लोकसभा की फंक्शनिंग होती है, जैसा लोकसभा का गठन होता है, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर गठन और सिमिलर फंक्शनिंग जो है वो राज्य की विधानसभा की होती है। ओके, तो विधानसभा एक्चुअल में क्या है? विधानसभा राज्यों की विधायिका है, विधानसभा राज्यों की लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा क्या है? राज्यों के कानून बनाने वाली बॉडी है। ओके,
अब फ्रेंड्स, ये जो राज्यों की विधानसभा होती है, राज्यों की जो विधानसभा होती है उसमें भी राज्यों की जो विधानसभा होती है उसमें भी दो टाइप के सदस्य होते हैं। ओके, इसमें भी दो टाइप के सदस्य होते हैं। पहले टाइप के सदस्य होते हैं इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, और दूसरे टाइप के सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो ही वोट देते हैं, यानी कि वो ही हिस्सा लेते हैं। और इन सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? इन सदस्यों को उस राज्य की जनता निर्वाचित करती है। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको कौन चुनता है? उनको जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको कौन चुनता है? उनको राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 हो सकती है। ओके, निर्वाचित सदस्यों की यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 238 हो सकती है। और जो मनोनीत सदस्य हैं यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उनकी अधिकतम संख्या 12 हो सकती है, यानी कि 12 हो सकती है। और फ्रेंड्स, यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा रिजल्ट आएगा 250, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि संसद ने विधि बनाकर अभी, यदि हम आज की बात करें, यदि हम करंट की बात करें, तो आज की यदि हम बात करें तो आज संसद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 233। ओके, तो भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 238 और मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 12। लेकिन संसद ने विधि बनाकर यह फिक्स कर दिया है कि यदि हम आज की बात करें, यदि हम करंट स्थिति की बात करें, तो संसद ने विधि बनाकर यह फिक्स कर दिया है कि अभी के लिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 233 होगी। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 233 होगी। और मनोनीत सदस्य 12 ही हैं। तो यदि हम 233 और 12 को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट आएगा 245। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि हम करंट की बात करें, यदि हम आज की स्थिति की बात करें, तो अभी राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ओके, सो उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर, ओके, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का मैक्सिमम टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 ईयर्स यानी कि 6 साल। और फ्रेंड्स, सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया गया है कि हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनके स्थान पर 1/3 नए सदस्य निर्वाचन द्वारा, इलेक्शन द्वारा आ जाते हैं। ओके, तो सिस्टम किस तरह से डेवलप किया गया है कि हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य लेते हैं रिटायरमेंट, और चूंकि रिटायरमेंट ले लेते हैं तो इनका पद खाली हो जाता है, तो उन पद पर इलेक्शन करवाया जाता है, यानी कि चुनाव करवाया जाता है, और उसके बाद उन पदों को पुनः भर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, यदि ये वाली बात आपको समझ में ना आई हो तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए आइए मान के चलते हैं कि 1952 में राज्यसभा में 216 सदस्य थे। ओके, तो आज राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 245। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि क्या हुआ, 1952 में राज्यसभा में 216 सदस्य थे। ओके, अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? हमें इस 216 को डिवाइड करना है 3 से, और जब आप इस 216 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 72। ओके, तो जब आप इस 216 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 72। अब फ्रेंड्स, हमने 216 को 3 से डिवाइड क्यों किया? तो आइए देखिए, मान के चलते हैं, सो फ्रेंड्स, मान के चलते हैं कि हम 72 मेंबर्स की 3 ग्रुप्स बना देते हैं। ओके, ये है 72 मेंबर्स का पहला ग्रुप,
ये है 72 मेंबर्स का दूसरा ग्रुप और ये है 72 मेंबर्स का तीसरा ग्रुप। ओके, और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा, 216। और 216 क्या है, 216 राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है। ओके, तो ये 72 72 72 हमने 3 ग्रुप्स में मेंबर्स को डिवाइड कर लिया। अब फ्रेंड्स, हमें चूंकि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना था जिसमें कि राज्यसभा के हर दूसरे साल चुनाव हो, और हर दूसरे साल क्या हो कि 1/3 सदस्य रिटायर हो और उनकी जगह पर नए चुनाव होकर 1/3 नए सदस्यों को भर्ती कर लिया जाए। और फ्रेंड्स, मैंने आपको यह भी बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अब हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज क्यों डिवाइड की हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। तो मान के चलिए ये जो पहला ग्रुप है, इनसे ये बोला गया कि आपको अपना पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल करना है, लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है इसके 2 वर्ष का कार्यकाल को कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना था जिसमें हर दूसरे साल चुनाव हो। तो इस दूसरे ग्रुप से बोला गया कि आपको केवल 4 वर्ष के लिए राज्यसभा की सदस्यता दी जाएगी और 4 वर्षों के बाद आपको रिटायर होना है। और जो ये तीसरा ग्रुप है, इनके सदस्यों का 4 वर्ष का कार्यकाल कम कर दिया गया। तो पहले ग्रुप के सदस्यों को पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल दिया गया, दूसरे ग्रुप के सदस्यों के 2 वर्ष का कार्यकाल कम किया गया तो उनको 4 वर्ष का कार्यकाल दिया गया, और तीसरे ग्रुप के सदस्यों का 4 वर्ष का कार्यकाल कम कर दिया गया तो इनको कितने वर्ष का कार्यकाल मिला, केवल 2 वर्ष का। यानी कि ये वाले जो सदस्य हैं ये 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जैसे कि 1952 में राज्यसभा में 216 सदस्य थे। तो अब यदि हम 2 साल आगे जोड़ें तो कौन सा साल आ जाएगा, 1954। ओके, तो अब 1954 में क्या होगा, 1954 में क्या होगा कि ये वाले जो 72 मेंबर्स हैं, ये वाले जो तीसरे वाले 72 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे और इन मेंबर्स के रिटायर होने के बाद नया चुनाव होगा और उस नए चुनाव में क्या होगा कि नए मेंबर्स को भर्ती कर लिया जाएगा। ओके, तो ये जो 72 मेंबर्स हैं ये क्या होगा, 1954 में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद इनके स्थान पर नए मेंबर्स को भर्ती किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आगे 2 साल और जोड़ें तो अब कौन सा सन आ जाएगा, अब आ जाएगा 1956। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो सदस्य हैं जिनको मैंने यहाँ ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, ये वाले जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था, 4 वर्षों का। तो 1952 से अगर हम 4 वर्ष कैलकुलेट करें तो ये वाले जो सदस्य हैं ये 1956 में रिटायर हो जाएंगे। और चूंकि सदस्य रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा कि इनकी सीट खाली हो जाएगी और इनके स्थान पर नए चुनाव कराने पड़ेंगे और नए सदस्यों को भर्ती कर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम 2 वर्ष और जोड़ें तो अब कौन सा सन आ जाएगा, 1958। और 1958 में क्या होगा फ्रेंड्स कि ये वाले जो सदस्य हैं जिन्हें मैंने वॉयलेट कलर में लिखा था, ये वाले सदस्यों के 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1952 से इनके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो 1958 में ये वाले सदस्य भी रिटायर हो जाएंगे और इनके स्थान पर नए सदस्यों को भर्ती कर दिया जाएगा, नए सदस्यों को चुनकर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया, इससे देखें सिस्टम कैसे डेवलप होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा कौन सा ईयर आ गया, 1958। तो हमने क्या देखा कि हर 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। तो यदि हम 1958 में 2 वर्ष और ऐड करें, तो अब हमारा कौन सा साल आ जाएगा, अब आ जाएगा 1960। ओके, तो 2 वर्ष बाद आ जाएगा 1960। और 1960 में क्या होगा फ्रेंड्स कि ये वाले जो मेंबर्स हैं जिन्होंने 1954 में, ये वाले जो मेंबर्स हैं जिन्होंने, आप लोग प्लीज स्क्रीन पे देखें, ये वाले जो मेंबर्स हैं जिन्होंने 1954 में सदन की सदस्यता ग्रहण की थी, 1960 में उनके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये 72 मेंबर्स अब रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर दूसरे मेंबर्स को चुनाव द्वारा भर्ती कर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, 2 साल बाद, अगले 2 साल बाद क्या होगा, 1962 आ जाएगी। तब 1962 में क्या होगा कि जिन सदस्यों, ओके, ये वाले जो सदस्य हैं जिन्होंने 1956 में सदन की सदस्यता ली थी, इनके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये वाले 72 सदस्य रिटायर होंगे और इनकी जगह पे नए सदस्यों को भर्ती किया जाएगा।
उसके बाद यदि हम अगले 2 साल बाद देखें तो क्या होगा, 1964 आ जाएगा। और 1964 में क्या होगा कि जिन सदस्यों ने 1958 में, ये वाले सदस्य जिन सदस्यों ने 1958 में सदन की सदस्यता ली थी, उनके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उनको रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह पे नए सदस्यों को भर्ती कर लिया जाएगा। तो इस तरह से एक सिस्टम डेवलप हो गया जिसमें क्या हुआ कि हर सदस्य का कार्यकाल कितना हो गया, 6 साल। ओके, हर सदस्य का कार्यकाल कितना हो गया, 6 वर्ष का कार्यकाल हर सदस्य को दिया गया। और प्रत्येक 2 वर्षों बाद क्या हुआ कि चुनाव करवाए गए और प्रत्येक 2 वर्षों बाद क्या हुआ कि 1/3 सदस्य रिटायर हो गए। और चूंकि ये 1/3 सदस्य रिटायर हुए तो इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव करवा के नए सदस्यों को भर्ती किया गया। तो ये मतलब होता है फ्रेंड्स इस बात का कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि राज्यसभा के चुनाव कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि राज्यसभा इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। ओके, सो राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स क्या मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, यानी कि क्या मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराए जाते हैं। सो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझाता हूं। ओके, सो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एकल संक्रमणीय मत में क्या होता है कि यहां पर इलेक्टर के पास, यानी कि जो मतदाता है उसके पास बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती है, यानी कि वो बहुत सारी वरीयताएं भर सकता है। तो आइए मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि क्या मतलब होता है इस बात का। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा कि राज्यसभा के चुनाव के संबंधित बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, परंतु दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश आर्टिकल्स और वीडियोस जो हैं उनमें बिल्कुल सही नहीं बताया गया है, उनमें बहुत सारी चीजें गलत बताई गई हैं। तो मैं आपको राज्यसभा के चुनाव की जो प्रोसेस समझा रहा हूं वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली है। ओके, और एनसीईआरटी जो है वो आपके आईएएस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है। तो ये जो प्रोसेस अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं राज्यसभा के चुनाव की, वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली है और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में दिया है बिल्कुल सेम टू सेम वही एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दूंगा ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कहीं और इंटरनेट पर जाके राज्यसभा का चुनाव ना देखें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस और आर्टिकल्स में उन्होंने एकदम से बहुत सारी चीजें गलत बताई हुई हैं। इसलिए इसमें मैं जो भी डेटा यूज करूंगा, जो भी आपको एग्जांपल दूंगा, वो मैं एनसीईआरटी से दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है और एनसीईआरटी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको राज्यसभा का चुनाव समझाने के लिए हमें किसी एक स्टेट का एग्जांपल लेना होगा। ओके, तो आप सब लोग ये बात तो जानते ही हैं कि हर स्टेट को राज्यसभा में कुछ ना कुछ सीटें आवंटित होती हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, तो प्रत्येक राज्य के पास, हर स्टेट के पास राज्यसभा में कुछ सीटें आवंटित होती हैं। तो हर राज्य में राज्यसभा के सदस्यों के लिए अलग से चुनाव करवाया जाता है। ओके, हर राज्य में राज्यसभा के सदस्यों के लिए अलग चुनाव करवाया जाता है। तो हमें यहाँ पर किसी राज्य का एग्जाम्पल लेना होगा, तो चूंकि एनसीईआरटी में राजस्थान का एग्जाम्पल दिया गया है तो मैं भी आपको राजस्थान का एग्जाम्पल देके समझाता हूं। सो फ्रेंड्स हमें जानते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा है, उसमें 200 सीटें हैं। ओके, यानी कि हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि वहां पर 200 एमएलएज हैं या फिर 200 विधायक हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। अब फ्रेंड्स मान के चलते हैं कि राजस्थान से
4 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाना है। ओके, सो सबसे पहली चीज क्या है कि राजस्थान में कितने एमएलएज हैं, राजस्थान में कितने विधायक हैं, कुल 200 विधायक हैं। ओके, और ये कौन से विधायक हैं, ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक हैं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड एमएलएज हैं। ओके, सो राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं, 200 विधायक हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्यों का चुनाव होना है, 4 सदस्यों का चुनाव होना है। ओके, सो हमें राजस्थान से 4 सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि चुनाव कैसे होगा। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक्चुअल में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि केवल 2 राजनीतिक दल हैं। ओके, और यहां पर हम किसी राजनीतिक दल का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, तो हम मान के चलते हैं कि केवल 2 राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी। ओके, अब फ्रेंड्स चूंकि राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का चुनाव किया जाना है, तो अब राजनीतिक दल ए भी अपने 4 सदस्यों को चुनाव में उतारेगा और राजनीतिक दल बी भी अपने 4 सदस्यों को चुनाव में उतारेगा। तो हम मान के चलते हैं कि राज्यसभा के चुनाव के लिए राजनीतिक दल ए ने अपने 4 सदस्यों को चुनाव में उतारा और उन सदस्यों का नाम है सी, डी, ई और एफ। ओके, तो सी, डी, ई, एफ कौन है, सी, डी, ई, एफ राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं जो कि राज्यसभा के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब राजनीतिक दल बी भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगा। तो हम मान के चलते हैं कि GHIJ, ओके, GHIJ ये चारों कौन है, ये चारों राजनीतिक दल बी के प्रत्याशी हैं जो कि राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। अब फ्रेंड्स ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है एक बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर यानी कि ये क्या है, एक मतपत्र है, एक सैंपल मतपत्र है। अब मतपत्र में क्या होगा फ्रेंड्स कि जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, उन सभी प्रत्याशियों का नाम लिखा जाएगा। तो राजनीतिक दल के ए के कितने प्रत्याशी हैं, तो हम यहां पर नाम लिख देंगे उनका सी, डी, ई, एफ। ओके, तो जो सी, डी, ई, एफ है ये चारों राजनीतिक दल ए के प्रत्याशी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स GHIJ ये चारों जो हैं वो राजनीतिक दल बी के प्रत्याशी हैं। तो मतपत्र में क्या होगा, यानी कि बैलेट पेपर में क्या होगा, बैलेट पेपर में जितने भी कैंडिडेट, जितने भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं उन सभी प्रत्याशियों का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं। तो जितने भी यहां पे टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं, 8 प्रत्याशी हैं, तो जितने भी प्रत्याशी होंगे उतनी ही प्रेफरेंसेस होंगी, यानी कि उतनी ही वरीयताएं होंगी। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, तो चूंकि यहां पर 8 कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हैं, तो यहां पर कितनी प्रेफरेंसेस हैं, यहां पर 8 प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि 8 वरीयताएं हैं। अब इसे आप 8 पसंद भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो एक बैलेट पेपर है, ये जो मतपत्र है, इसको कौन भरेगा, इसको एक विधायक द्वारा यानी कि एक एमएलए के द्वारा भरा जाएगा। ओके, तो चूंकि राजस्थान में 200 एमएलए हैं, तो ऐसे 200 बैलेट पेपर बनाए जाएंगे और प्रत्येक एमएलए द्वारा ये बैलेट पेपर को भरा जाएगा। अब फ्रेंड्स इस बैलेट पेपर को एमएलए एक वॉयलेट कलर के पेन से भरते हैं। ओके, तो एक वॉयलेट कलर का पेन उनको दिया जाता है जिस पेन से वो इस बैलेट पेपर को भरते हैं। तो हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि एक राजू नाम का एमएलए है। ओके, राजू नाम का एमएलए है और ये जो एमएलए है ये राजनीतिक दल ए से बिलोंग करता है। ओके, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, राजनीतिक दल ए से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स अब चूंकि राजनीतिक दल ए से बिलोंग करता है, तो राजनीतिक दल ए के सदस्यों को ही ये पहली वरीयताएं देगा। ओके, तो अब पहली वरीयता या फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि ये इसका सबसे पसंदीदा कैंडिडेट्स है, ये चाहता है कि इस कैंडिडेट को ही चुना जाए। ठीक है, दूसरी वरीयता या दूसरी पसंद का क्या मतलब है कि ये पहले वाले से थोड़ा कम पसंद का है, लेकिन अगर पहला वाला ना मिले तो इससे भी काम चल जाएगा। तीसरी वरीयता या तीसरी पसंद से क्या मतलब है कि ये पहले और दूसरे से तो कम पसंद है, लेकिन अगर पहला दूसरा ना हो तो इसको बना दिया जाए। ओके, तो पहली प्रेफरेंस का मतलब है कि सबसे ज्यादा पसंदीदा, दूसरी प्रेफरेंस उससे कम, तीसरी प्रेफरेंस उससे कम, ऐसे ही चौथी, पांचवी, छठवीं और 8वीं प्रेफरेंस मतलब ये सबसे कम पसंदीदा कैंडिडेट है। अब फ्रेंड्स एक वोटर यानी कि एक एमएलए
जितनी चाहे उतनी प्रेफरेंसेस भर सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो राजू नाम का एमएलए है ये राजनीतिक दल ए से बिलोंग करता है। तो अब राजनीतिक दल ए का जो पार्टी प्रमुख होगा, जो दल का नेता होगा, वो इसको आदेश देगा, वो इससे कहेगा, वो इसको बता देगा कि आपको इस एमएलए को वोट देना है। जैसे कि मान के चलिए, अभी आप इतना समझिए कि चूंकि जो राजू है वो राजनीतिक दल ए से बिलोंग करता है, तो राजू अपने दल के लोगों को पहली प्रेफरेंसेस देगा। ओके, तो पहली 4 प्रेफरेंसेस वो अपने दल के लोगों को देगा और बाकी की जो प्रेफरेंसेस है वो बाकी लोगों को देगा, उसका मन करेगा तो, और नहीं करेगा तो नहीं देगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि राजू ने अपना बैलेट पेपर मतपत्र कैसे भरा। तो मान के चलते हैं इसने पहली प्रेफरेंस दी सी को, दूसरी डी को, तीसरी ई को, चौथी एफ को, 5वीं जी को, 6वीं एच को, 7वीं आई को और 8वीं जे को। ओके, तो इस बात का यह मतलब है कि राजू का सबसे पसंदीदा कैंडिडेट सी है, दूसरा पसंदीदा कैंडिडेट डी है और इस प्रकार से सबसे कम पसंदीदा कैंडिडेट जे है। ओके, तो अब चूंकि राजू राजनीतिक दल ए से बिलोंग करता है तो पहली 4 प्रेफरेंसेस जो हैं वो अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को ही देगा। ओके, अब एक बार इलेक्शन, एक बार चुनाव हो गया, एक बार मतदान हो गया, अब देखते हैं कि गिनती किस प्रकार से होगी। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रत्याशी को अगर जीतना है तो उसको एक पर्टिकुलर कोटा के वोट्स चाहिए। ओके, मतलब उसको एक पर्टिकुलर नंबर के वोट चाहिए और अगर उसको उतने वोट्स या उससे अधिक वोट्स प्राप्त हो जाते हैं तो ही उस कैंडिडेट को चुना हुआ माना जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि टोटल कितने वोट डाले गए। तो अब चूंकि यहां पर मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि टोटल कितने वोट डाले गए। अब चूंकि यहां पर 200 वोटर्स हैं तो डेफिनेटली 200 वोट डाले जाएंगे। ओके, तो कितने वोट डाले जाएंगे? 200 वोट डाले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर का लिखना है कि टोटल कितने वोट डाले गए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब चूंकि 200 वोटर्स हैं, क्योंकि तो कितने वोट डाले जाएंगे? 200 वोट डाले जाएंगे। ओके, 200 वोटर्स हैं यानी कि 200 एमएलएज हैं, 200 इलेक्टेड एमएलएज हैं। अब चूंकि 200 इलेक्टेड एमएलएज हैं तो ये 200 इलेक्टेड एमएलएज वोट देंगे, यानी कि 200 इलेक्टेड एमएलएज कौन है? 200 वोटर्स हैं। ओके, तो टोटल वोट्स कितने हैं? 200। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए। तो जैसे कि यहां पर 200 टोटल नंबर ऑफ वोट्स डाले जाएंगे तो हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद हमें अपॉन में नीचे लिखना है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाना है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि 4 कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाना था, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। ओके, तो कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। तो हमें 4 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना था तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद हमें इसमें 1 प्लस करना है। क्या करना है? 1 प्लस करना है और इस पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट में बंद करके पूरी इक्वेशन में फिर से 1 प्लस कर देना है। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है कि टोटल कितने वोट डाले गए। उसके बाद तो यहां पर चूंकि 200 वोटर्स थे तो यहां पर डेफिनेटली 200 वोट डाले जाएंगे। ओके, तो ऊपर क्या लिखना है हमें? टोटल वोट्स पोल्ड। उसके बाद नीचे लिखना है हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यानी कि कितने प्रत्याशियों को चुनना है। तो 4 प्रत्याशियों को चुनना था तो हमने 4 लिख दिया। इसमें हमें 1 प्लस करना है और इस इक्वेशन को ब्रैकेट में बंद कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन में 1 प्लस फिर से कर देना है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 200/5 + 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा 40 + 1। तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 41। तो इस 41 का क्या मतलब है कि जिस किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 41 या उससे अधिक, जिस किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 41 या उससे अधिक वोटर्स द्वारा वोट दिया जाएगा, यानी कि जिस किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 41 या उससे अधिक वोट्स मिल जाएंगे, वो कैंडिडेट चुन लिया जाएगा, यानी कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे पूरी चुनाव में कैसे वोटों की गिनती होगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बताया था कि केवल 2 राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि राज्य विधानसभा में कितनी सीटें थी? 200 सीटें थी। तो हम मान के चलते हैं कि राजनीतिक दल ए के पास 150 सीटें हैं और राजनीतिक दल बी के पास कितनी सीटें हैं? राजनीतिक दल बी के पास मान के चलिए 50 सीटें हैं। ओके, यानी कि राजनीतिक दल ए के 150 विधायक हैं और राजनीतिक दल बी के 50 विधायक हैं। और चुनाव में कैंडिडेट्स कौन कौन थे? तो चुनाव में कैंडिडेट्स थे सी डी ई एफ। ओके, तो सी डी ई एफ थे राजनीतिक दल ए से
और सी डी ई एफ थे राजनीतिक दल ए से, और जी एच आई जे ये 4 कैंडिडेट थे राजनीतिक दल बी से। ओके, तो ये चारों हैं राजनीतिक दल बी से, और सी डी ई एफ कौन से राजनीतिक दल से हैं? ये हैं राजनीतिक दल ए से। अब फ्रेंड्स, चुनाव में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए कम से कम 41 वोटों की आवश्यकता है, यानी कि 41 या उससे अधिक वोट जिस किसी भी कैंडिडेट को मिलेंगे वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा। तो अब राजनीतिक दल ए का जो मुखिया है वो अपने दल के इन एमएलए को बता देगा कि आपको कौन सी प्रेफरेंस किसे देनी है। जैसे कि हमने राजू का एग्जाम्पल लिया था, तो राजू को ये ऑर्डर मिलेगा अपनी राजनीतिक दल की तरफ से कि जैसे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस सी को देनी है, सेकंड डी को, थर्ड ई को, फोर्थ एफ को। ओके, उसके अलावा मान के चलिए कोई दूसरा एमएलए है, ओके, कोई दूसरा एमएलए है जिसका जो भी नाम है, उसको मान के चलिए ऑर्डर दिया गया कि आपको दूसरी प्रेफरेंस सी को देनी है, पहली प्रेफरेंस डी को देनी है, तीसरी प्रेफरेंस ई को देनी है और चौथी प्रेफरेंस एफ को देनी है। तो क्या होगा कि राजनीतिक दल ए का जो मुखिया है, ओके, वो अपने एमएलए को ये पहले से बता देगा कि आपको किस तरह से अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है। आई बात समझ में कि इन एमएलए को पहले से बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि राजनीतिक दल ए के 41 एमएलए ने फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि पहली वरीयता सी को दी। उसके बाद राजनीतिक दल ए के दूसरे 41 एमएलए ने क्या किया? अपनी पहली वरीयता डी को दी। और राजनीतिक दल ए के अगले, मतलब ये पहले 41 मेंबर्स, ये दूसरे 41 मेंबर्स और ये तीसरे 41 एमएलए। ओके, तो राजनीतिक दल ए के 41 एमएलए ने क्या किया कि अपनी पहली वरीयता यानी कि पहली पसंद ई को बनाया। ओके, अब राजनीतिक दल ए के पास टोटल कितने एमएलए हैं? 150 एमएलए हैं। और अभी तक कितने एमएलए अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भर चुके हैं? तो आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 123 एमएलए ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंस भर चुके हैं। तो कितने एमएलए बचे हैं? 27 एमएलए और बचे हैं। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 150। तो अब ये 27 एमएलए क्या करेंगे? अपनी पहली प्रेफरेंस एफ को दे देंगे। यानी कि इन एमएलए को पहले से ऑर्डर दे दिया जाएगा इन 41 एमएलए को कि आपको पहली प्रेफरेंस सी को देनी है, इन 41 को दिया जाएगा कि आपको डी को देनी है, इन 41 को दिया जाएगा कि आपको ई को देनी है, और इन 27 से कहा जाएगा कि आपको एफ को देनी है। ओके, अब फ्रेंड्स, अगर हम राजनीतिक दल ई की बात करें तो मान के चलिए राजनीतिक दल बी की बात करें तो राजनीतिक दल बी के पास कितने सदस्य हैं? 50 एमएलए हैं। तो अब इस राजनीतिक दल का मुखिया भी क्या करेगा? इनके एमएलए को ये ऑर्डर देगा 41 एमएलए को कि आपको पहली प्रेफरेंस किसे देनी है? जी को देनी है। अब 41 एमएलए के बाद इनके पास शेष कितने एमएलए बचे? 9, क्योंकि 50 तो इनके पास टोटल ही थे। ओके, तो अब ये जो 9 एमएलए हैं इनको भी बता दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए 2 एमएलए ने एच को दिया, 2 एमएलए ने आई को दिया, और ऐसे मान के चलते हैं कि 3 एमएलए ने एच को पहली वरीयता दी। ओके, उसके बाद 5 एमएलए ने आई को पहली वरीयता दी और 1 एमएलए ने क्या किया? जे को पहली वरीयता दी। ओके, तो टोटल कितने? 50 एमएलए थे। तो इसमें से 41 एमएलए से कहा गया कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जी को देनी है, 3 एमएलए को कहा गया कि आपको एच को देनी है, 5 को कहा गया कि आई को देनी है, और 1 एमएलए को कहा गया कि जे को देनी है। ओके, और इनको भी बता दिया जाएगा कि आपको किस क्रम में किस किस मेंबर को कैसी प्रेफरेंस भरनी है। अब फ्रेंड्स, आप ही पूछेंगे कि सर ये सब क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 41 वोट चाहिए। तो यहां पर हर पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उनके सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होकर जा सके, उनके सदस्य ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा में निर्वाचित होकर जा सकें। अब चूंकि ए के पास कितने सदस्य हैं? 150 सदस्य हैं। ओके, तो राजनीतिक दल ए क्या प्रयास करेगा? देखिए, अब ये जो सी है इसको 41 वोट मिल गए। ओके, यानी कि सी इलेक्ट हो गया, यानी कि सी जीत गया। उसके बाद डी को 41 वोट मिल गए, यानी कि डी भी जीत गया, और ई को 41 वोट मिल गए, यानी कि ई भी जीत गया, ई भी इलेक्ट हो गया। लेकिन जो एफ है, एफ को केवल 27 वोट मिले, तो एफ इलेक्ट नहीं हुआ। तो यहां पे यदि हम बात करें राजनीतिक दल ए की, तो राजनीतिक दल ए के 3 मेंबर्स जो हैं वो चुनाव जीतकर राज्यसभा में पहुंच गए। लेकिन अगर हम राजनीतिक दल बी की बात करें तो इनके पास केवल 50 सदस्य थे। ओके, इनके पास केवल 50 सदस्य थे,
राज्य विधानसभा में, तो इन्होंने क्या किया, अपने 41 सदस्यों को ऑर्डर दिया कि आप अपना पहला प्रेफरेंस किसे दे, जी को। तो अब राजनीतिक दल बी से जी भी चुनाव जीत गया। क्यों? क्योंकि जी को क्या मिल गए, 41 वोट मिल गए, लेकिन एच, आई, जे इन तीनों में से कोई भी चुनाव नहीं जीता। तो अब राजनीतिक दल ए के कितने सदस्य इलेक्ट होके चले गए राज्यसभा में, 3 सदस्य, और राजनीतिक दल बी का 1 सदस्य इलेक्ट होकर राज्यसभा में चला गया। सो फ्रेंड्स, ये पूरी है राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया। अब फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में या कहीं भी टीवी में या कहीं भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि किस राजनीतिक दल को राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें मिलेंगी। ओके, जैसे कि राजस्थान से किस राजनीतिक दल को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, तो वो लोग इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही प्रिडिक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस राजनीतिक दल, जैसे कि मान के चलिए राजनीतिक दल ए के पास 150 सदस्य हैं। ओके, राजनीतिक दल ए के पास राजस्थान की विधानसभा में अगर 150 सदस्य हैं, तो इस प्रकार से आसानी से अपने 3 मेंबर्स को राज्यसभा के चुनाव में जितवा सकते हैं। कैसे जितवा सकते हैं कि 3 मेंबर्स को 41 वोट दिलवा देंगे और बचे हुए वोट चौथे मेंबर को मिल जाएंगे। तो चौथे मेंबर का जीतना तो असंभव है। क्यों? क्योंकि उतने वोट बचे ही नहीं है। लेकिन जितने वोट इनके पास अवेलेबल है उससे ये क्या करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि इनकी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य राज्यसभा में चुन के जा सके। लेकिन अगर हम राजनीतिक दल बी की बात करें, तो यदि इनको अपना एक कैंडिडेट भेजना है तो इन्हें 41 वोट की आवश्यकता है, और यदि राजनीतिक दल बी को अपना एक सदस्य चुनाव में निर्वाचित करवाना है तो इन्हें 41 वोट की आवश्यकता है। लेकिन यदि उन्हें अपना दूसरा सदस्य भी चुनाव में निर्वाचित करवाना है तो उन्हें 41 और वोट की आवश्यकता है। तो टोटल कितने वोट हो गए, 82 वोट्स। ओके, लेकिन इनके पास कितने हैं, इनके पास केवल 50 वोट्स हैं, यानी कि इनके पास केवल 50 मतदाता हैं, 50 वोटर्स हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ये अपने 2 सदस्यों को निर्वाचित नहीं करवा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक सदस्य को निर्वाचित करवा सकते हैं, क्योंकि एक सदस्य के लिए 41 वोट की आवश्यकता है और इनके पास 50 मतदाता हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें अभी तक आपने देखा कि हमें कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचित करना था, 4 सदस्यों को निर्वाचित करके राज्यसभा में भेजना था। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने 4 सदस्यों को वोट मिल गए और वो चारों के चारों सदस्य क्या हुआ कि निर्वाचित होकर राज्यसभा के लिए जीत गए, यानी कि वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। तो कौन कौन से सदस्य चुनाव जीते थे, सी, डी, ई, ये तीनों राजनीतिक दल ए से चुनाव जीते थे और जी राजनीतिक दल बी से चुनाव जीता था। तो ये चारों के चारों सदस्य चुनाव जीत गए थे और ये राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। तो वो दूसरी कंडीशन क्या है कि देखिए, हमें 4 सदस्यों की आवश्यकता है, यानी कि हमें 4 सदस्यों को चुनाव जिताना है। लेकिन मान के चलिए यदि ऐसा हो कि केवल 3 लोग ही पहले राउंड में चुनाव जीत पाए। ओके, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग था, यानी कि ये गिनती का पहला चरण था। तो अगर गिनती के पहले चरण में ही 4 के 4 सदस्य जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिए यदि ऐसा हो कि 4 की जगह केवल 3 सदस्य ही जीत पाए, तब क्या होगा। ओके, तो हम अपनी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सी को 41 वोट मिले, वो विनर हो गया, यानी वो जीत गया। ओके, डब्ल्यू यानी कि विनर, वो जीत गया। डी को 41 वोट मिले, डी भी विनर हो गया, डी भी जीत गया। उसके बाद जी को भी 41 वोट मिल गए थे, तो जी भी विनर हो गया था, यानी कि जी जीत गया था। अब फ्रेंड्स, अब इस दूसरी कंडीशन में देखिए कि इस दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ई को केवल 40 वोट मिले हैं। तो जीतने के लिए कितने चाहिए, 41 वोट चाहिए, लेकिन ई को 40 वोट मिले हैं, तो ई नहीं जीत पाएगा। ओके, और यदि हम 41 वोट देखें तो केवल 3 कैंडिडेट्स को 41 वोट मिले हैं, यानी कि 3 कैंडिडेट्स तो चुन लिए गए, लेकिन हमें चौथा कैंडिडेट अभी भी चाहिए। तो इस परिस्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, इस परिस्थिति में भी देखा जाएगा कि इन सब में से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसको पहली वरीयता के, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे कम वोट मिले हों। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जे को फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे कम वोट्स मिले हैं, जो कि है 1, यानी कि केवल 1 एमएलए ने जे को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दिया है। तो अब क्या होगा, अब सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग यानी कि गिनती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो गिनती के दूसरे चरण में क्या होगा कि यह देखा जाएगा कि किस प्रत्याशी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं और उस प्रत्याशी को चुनाव से हटा दिया जाएगा, यानी कि जे को अब चुनाव से एलिमिनेट कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, जे को
एक विधायक ने फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दिया था, यानी कि पहली पसंद, एक विधायक की पहली पसंद कौन था? जे था। तो अब ये देखा जाएगा कि ये जो एक एमएलए है, ये जो एक विधायक है, इसकी दूसरी पसंद कौन है, इसकी सेकंड प्रेफरेंस कौन है। ओके, इसकी दूसरी पसंद कौन है, इसकी सेकंड प्रेफरेंस कौन है। क्यों? क्योंकि इसको तो 8 प्रेफरेंसेस बनती थी, तो इसकी पहली पसंद अगर जे है तो इसकी दूसरी पसंद कौन है। तो मान के चलिए कि इस विधायक की दूसरी पसंद जो है वो ई है। ओके, तो यदि इस विधायक की दूसरी पसंद ई हो जाता है तो ई को कितने वोट मिल जाएंगे? 41 वोट मिल जाएंगे और ई भी चुनाव को जीत जाएगा। ओके, और ई अगर चुनाव को जीत गया तो हमें अपने रिक्वायर्ड 4 मेंबर्स मिल जाएंगे जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, जो कि राज्यसभा के लिए चुनाव जीत गए हैं और चुनाव यहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर गिनती के दूसरे चरण के बाद भी 4 मेंबर सिलेक्ट ना हो पाए तो फिर गिनती का तीसरा चरण होगा, चौथा चरण होगा, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी तब तक कि 4 कैंडिडेट्स को राज्यसभा के लिए चुनना लिया जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी राज्यसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया। फ्रेंड्स, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, लेकिन मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ओके, लेकिन तब भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो आप बस इतना याद रखें कि राज्यसभा के चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होते हैं, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत। ओके, सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे राज्यसभा का चुनाव का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें और इस चैनल के बारे में उन सभी लोगों को बताएं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।